अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी रियासत की ठंडी छाँव उन 4 सतूनों पर रखी छत की मरहून मिन्नत होती है, जिनमें से एक मुकन्नना या पार्लिमान है। अवाम के मुंतखब पार्लिमान में कहने को तो चंद 100 अफराद होते हैं, लेकिन ये दर हकीकत किसी भी मुल्क के लाखों करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जहाँ होने वाले फैसले बराह रास्त अवाम पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान के पार्लिमान पर नज़र रखने वाले इदारे पिलडाट ने अपनी एक रिपोर्ट में सेनेट की एक साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में इस एक बरस में सेनेट ने गुज़िश्ता बरस की निस्बत 14% ज़्यादा यानी 65 इजलास बुलाए, जिनमें 51 बिल पास हुए। इन बिल्स में 34 हुकूमती और 17 निजी अराकीन के बिल शामिल हैं। इस एक बरस में ऑर्डिनेंस की तादाद की अगर बात की जाए तो वो भी बढ़ी। ऐवान बाला में 16 ऑर्डिनेंस सेनेट पेश किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान बाला में सेनेटर्स की हाजिरी की शरह अगर उसकी बात करें तो वो 62% रहने के बावजूद कोरम के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं रहे। ये जो सालाना इजलास है, इसमें अराकीन जो हैं उनकी हाजिरी भी बहुत कम रही और उस हाजिरी की कमी की वजह से इजलास जो है मुलतवी भी होते रहे। रिपोर्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ये भी बताया गया है नाज़रीन कि कायदे ऐवान की हाजिरी सिर्फ 28% रही, जो 6 बरसों में सबसे कम है, जबकि कायदे हिस्ब इख्तलाफ की हाजिरी 80% रही। नाज़रीन, ये वो ऐवान है जहाँ 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजिमीन दस्तयाब हैं और जिसका हर रुकन 5,19,000 रुपये तनख्वाह वसूल करता है। हाल ही में दुगनी तिगनी तनख्वाहें बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान में एक आम मजदूर की कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये है, जो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मजदूरों को नहीं मिल रही है। हम ऐवान बाला की एक साला जो कारकर्दगी है आज के प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और साथ ही साथ आज प्रोग्राम में बात हो रही होगी जी बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की, जिन पर हम जानते हैं कि बहुत सारी पाबंदियां भी लगती रहती हैं, लेकिन जब ये पाबंदियां हटाई जाती हैं उसके बावजूद हम देखते हैं कि पीटीआई जो है वो खायफ रहती है। इसकी वजह क्या है और बानी पीटीआई से मुलाकातों पर हुकूमत क्यों खायफ है? क्या उसे कोई डर है, कोई खौफ है कि वो कप्तान से उनकी बहनों को मिलने नहीं दे रही है? दूसरी जानिब ये जो मुलाकातें हैं इन पर पीटीआई में भी शोर शराबा मचा दिखाई देता है। जो अडयाला जा रहे हैं उन पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। इस मामले पर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर में भी ठन गई है और मामला निकलकर सोशल मीडिया तक आ गया है। अब ये कहां तक जाएगा, ये हम अपने तज्जियाकारों से पूछते हुए डॉक्टर्स के ब्रेन ट्रेन पर भी आज बात करेंगे। जब हम डॉक्टर्स के ब्रेन ट्रेन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के सदर प्रोफेसर रिजवान ताज ने ये इंकशाफ किया था अभी बहुत रिसेंटली कि एक साल में तकरीबन 1061 पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अमरीका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इसे तारीखी कामयाबी करार दिया और क्रेडिट लेते हुए कहा है नाजरीन कि ये हमारे तिब्बी तालीम के मयार का नतीजा है। क्या ये वाकई कामयाबी है या लम्हा फ़िक्रिया है? कर्ज़ों में धंसा पाकिस्तान इन डॉक्टर्स पर करोड़ों रुपए खर्च करता है और ये उड़ान भरकर मुल्क से बाहर वहाँ चले जाते हैं जहाँ जिन ममालिक ने इनकी तरबियत पर $1 भी नहीं लगाया हुआ होता। ये लम्हा फ़िक्रिया है या जश्न का लम्हा है? इस पर हम बात कर रहे होंगे। बात हम किन से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ रफ़ीक साहब, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब। मोहम्मद नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। और डॉक्टर इमरान खान साहब हमारे साथ होंगे जी, हेल्थ केयर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इनसे हम तब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जब हम हेल्थ को लेकर ये जो डॉक्टर्स की पाकिस्तान से रवानगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर जब हम बात कर रहे हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हमारे इसी सेगमेंट से करते हैं। ये जो पिलडाट की एक रिपोर्ट आई है और इसमें गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब आज मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ये बताइएगा कि इजलास ज़्यादा बुलाए गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, अगर हम सिर्फ एक पिछले साल से इसका मुवाजना कर लें, और काम जो है वो कम हुआ है, आपको क्या वजह इसकी दिखाई देती है? क्यों सीरियस नहीं लिया जा रहा है इन सारी चीज़ों? बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहब। एक तो मैं तस्लीह चाहूँगा कि स्तून तीन है, 4 नहीं। एक है मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया, और ये तीनों स्तून एक इमरानी मुआहदे जिसे आइन कहते हैं उसके तहत जो है इख्तियारात हासिल करते हैं। ये अलग बात है कि तो हम कहाँ गए, मीडिया कहाँ गया? वक्त गुजरने के साथ अब साफ़ियों ने कहा एक स्तून हम भी है, चौथा स्तून। अब चैम्बर वाले कहते हैं एक स्तून हम भी हैं, लिहाजा
फ़ौज के लोग रिटायर्ड कहते हैं कि हम भी एक सतून है, तो लिहाजा ये 3 सतून बिला वजह रियासत की सर खुद तारीफ को में, तो ना बिला वजह कहें सर, हम तो मीडिया वाले हैं ना, खुद वाला तो मान लें चलें। रियासत की जो जामे तारीफ है वो 3 सतून ही हैं। अच्छा। और 3 सतून उसमें घुसने की अपने तौर पे कोशिश करते हैं, लिहाजा इसको अभी जो जामे माने अच्छा, रियासत ठीक हो की गया। तारीफ है उसमें 3 ही सतून रखे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जहाँ तक हम बाहर निकल गए, हम नहीं है सतून, निकल गए हम बाहर। नहीं, मैं तारीफ की बात करूँ, वैसे तो हर आदमी सतून है। मैं ये कहना हूँ कि बुनियादी तौर पे ये मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया 3 सतून हैं। ठीक हो गया जो काम मुकन्ना को करना चाहिए था, जो इंतज़ामिया और अदलिया को देना चाहिए, तो उसमें कतई तौर पे नाकाम है। जब भी आइन साजी होती है, उसके किसी रुकन को पूछो कि आपने इस कानून को पढ़ा है, तो वो कहता है मैंने नहीं पढ़ा। उसको कोई इसका मतलब क्या है उनको नहीं पता। फिर इन्होंने इसका एक हल निकाला कि कमेटियां बनाई जाए, जो भी कानून पेश किया जाए कमेटियों में मुतलका लोग, कमेटियों में भी तादाद देखें, 10 अफराद होते हैं, 3 आदमी मौजूद होते हैं, 4 के कोरम में जो हुकूमती इदारे करते हैं बात कर लेते हैं, उस दौरान वो अपने काम ले आते हैं। लिहाजा मुकन्ना अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा नहीं करती, वो करना चाहिए। वरना एक कानून आप आईने पाकिस्तान को उठा के देखें, कोई ऐसा दस्तूर में ऐसी शिक नहीं है जिसको 7-7 बार 8-8 बार तब्दील। अमेरिका के दस्तूर में सिर्फ 3 तरमीम हुई हैं, हमारे यहाँ तो 150 से 200 तो उन्होंने की। 170-80 तरमीम जो है वो ज़िया-उल हक साहब ने की थी, फिर मुशर्रफ ने की। हमने एक मशीन खोली हुई है। और ये सारा नज़रिए ज़रूरत के तहत हम करते रहते हैं। बिल्कुल आपने सही इसको पॉइंट आउट किया है कि जब हम चाहते हैं इसमें तब्दीलियाँ भी करते रहते हैं, तो फिर इसको सीरियस उस तरह से कौन ले रहा होगा। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शहजाद साहब। सर ये फरमा दीजिएगा कि कायदे ऐवान की अगर हम बात कर लेते हैं सेनेट में, तो उनकी अपनी हाज़िरी जो है वो सिर्फ 28% रही है। चले फ़र्ज़ कर लें अगर उनको अगर 100 बार बुलाया गया तो उसमें से वो 28 दफ़ा आए हैं। उन्होंने खुद ही संजीदा नहीं लिया, और फिर जब ये लोग गैर संजीदा हैं सारे मामले को लेकर, तो फिर शहजाद साहब ये तनख्वाहें किस खुशी में बढ़ा लेते हैं इतनी? ये जो आपने कायदे ईवान की हाजिरी वाला मामला उठाया, तो ज़ाहिर है आप इस बात को ज़हन में रखें कि जो कायदे हैं उनका नाम है भी हैं, खारजा भी हैं मुल्क के, तो उनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने गैर मुल्की करने होते हैं, उन्होंने अफसरान की तरक्कियों का जो बोर्ड है उसको भी हेड करना होता है, उन्होंने दाता दरबार और बरी इमाम के जो उर्स हैं उनके इंतजाम भी देखने होते हैं, और बेशुमार कमेटियों को उन्होंने हेड करना होता है। तो ज़ाहिर है सेनेट को उसी वक्त आप आएंगे जब उनके पास टाइम होगा, तो आप ये बातें ज़हन में रख के उनके बारे में सवाल किया कीजिए। लेकिन ये जो अभी आपने सवाल किया था डॉक्टर साहब से, वो बड़ी दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया कि इमरान वायदे के तहत आइन के ऊपर। अच्छा, आप अभी वो इमारतें देखी हैं जिनमें एक्सटेंशन का काम हो रहा होता है, कोई नया लेंटर डल रहा होता है, तो वो उसके साथ ना बांस लगा देते हैं उसको खड़ा रखने के लिए उस इमारत को, तो वो उसको कहा जाता है पंजाबी में तुका, ताकि वो सहारा देता है बुनियादी बिल्डिंग को ताकि वो गिर ना जाए। तो ये जो सहाफत का तुका हमने लगाया हुआ है इसलिए था कि चूंकि जो आइन की आपकी इमारत है वो उसका बोझ 3 सतून नहीं उठा पा रहे थे, तो बाकी डॉक्टर साहब ने बाकी सारी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत की है। ये बात किताबी तौर पर दुरुस्त है कि 3 ही सहाफत यानी ये सतून रियासत के। सहाफत चौथा सतून एक ख्याली सतून है कि ये वॉच डॉग है और ये देखभाल करता है और वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इसी तरह से हैं। एक बात से मैं उनकी इख्तिलाफ करूंगा, उन्होंने कहा जी कि रिटायर्ड फौजी कहते हैं हम ये सतून है। मैं बिल्कुल इसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ, रिटायर्ड फौजी हरगिज़ नहीं कहते कि हम रियासत का चौथा सतून, 5वां 6वां सतून है। ठीक हो गया जी, आपका ये एतराज़ पहुंच गया, और आपने ख्याली उसकी बात की सतून की, तो वैसे भी हम सहाफ़ी बहुत सारी चीज़ों में ख्याली पुलाव ही बना रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि फारूकी साहब रिटायर्ड फौजी है। माजरत है, आप पता नहीं उनका आवाज़। मेरा ज्यादा जोर जो है वो रिटायर्ड फौजी पे है। आप मेरा मतलब बहुत तरदीद करें, ज्यादा ना करे दे। ठीक हो गया, आगे मेरे ख्याल में बढ़ जाते हैं। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपको नहीं लगता कि जो सियासी महाजराई चूँकि बहुत ज़्यादा है, वो वैसे तो बाकी की मसरूफियात वो एक अनार 100 बीमार, वो गिनवा दी कि क्यों जो कायद हैं वहाँ पे कायदे ऐवान वो क्यों नहीं आ पाते हैं, वो तो उन्होंने बता दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो सियासी महाजराई चलती रहती है, हंगामा आराई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी वजह से भी कारकर्दगी मुतासर होती है इन सारी चीज़ों में, सेनेट में स्पेशली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्मा साहिबा, सेनेट जो है वो बनाया इसलिए गया था कि कौमी असम्बली में जो नुमाइंदगी है प्रोविंस की, वो आबादी के लिहाज से है या रकबे के लिहाज से है। अब बलूचिस्तान की वहाँ पे सीटें कम है, KPK की कम है, सिंध की कम है, लेकिन पंजाब की सीटें बहुत ज़्यादा है। सेनेट इसलिए ऐवान बाला बनाया गया था कि तमाम सूबों की इक्वल नुमाइंदगी वहाँ पे होगी, 100 के करीब होगा, और हर सूबे से जो है वो 25-25 लोग KP की होंगे। नशिस्तें सर बहुत सारी खाली है ना अभी। मैं इसी तरफ आ रहा था। आप ये देखें, 1 साल कारकर्दगी को पूरा हो गया, हम 1 साल की कारकर्दगी डिस्कस करें ऐवान बाला की, जी और क्या जमहूरी लोग हैं, क्या जमहूरी सोच है, क्या जमहूरी पहलवान है, और आज तक वो अपने फोरम पे जो वो मैंडेट है वो पूरा नहीं कर सके। एक सूबे के आज तक सेनेटर वहाँ पे नहीं है, उसकी वजूहत कुछ भी हों। हाँ। यूसुफ गिलानी साहब वो जनाब बड़ा अरसा नाराज़ रहे, इसलिए कि उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए तहरीक इंसाफ के पंजाब के सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब के, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी जब तक अमल दरामद नहीं होगा मैं ऐवान में नहीं बैठूंगा, बॉयकॉट। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बाइकाट किया कि वो कभी किसी मुल्क के दौरे पे, कभी किसी मुल्क के दौरे पे, इधर से आए उधर चले गए, उधर से आए इधर चले गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि फिर ओन अब्बास बप्पी साहब गिरफ्तार हो गए, फिर ओन अब्बास बप्पी साहब के प्रोटेक्शन आर्डर निकले। ओन अब्बास बप्पी साहब का ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से, वो वापस ऐवान में आ गए, और इजाज़ चौधरी साहब नहीं आए। उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा चूंकि इजाज़ चौधरी साहब नहीं आए तो लिहाजा मैं जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये मामला इस्तेहकाक कमेटी के स्पुर कर दिया, ठीक हो गया। सो आप जमहूरी तौर पे इतने मजबूत हैं, आप एक ऐवान बाला के चेयरमैन हैं, आप कायम मकाम सदर का ओहदा होल्ड करते हैं, आप इंटरनेशनल दौरे करते हैं, लेकिन आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर पे नहीं अमल दरामद होता। आपने अपना रिएक्शन दिया, आपने इस बात पे रिएक्शन क्यों नहीं दिया कि मैं जिस ऐवान में मौजूद हूँ, जिस ऐवान का मैं कायदे ऐवान हूँ, वहाँ पे एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे। जो भी सूरत हाल है, आप बुलाएं इलेक्शन कमिश्नर को, आप बुलाएं सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे कि भाई आप इस मामले को डिसाइड करें, हाई कोर्ट को लिखे, इलेक्शन कमीशन को लिखे कि इस मामले को डिसाइड करें ताकि मेरा फोरम पूरा हो। हमने 1 साल एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं दी, लेकिन हमें आइन से बड़ा प्यार है, जमहूरियत से बड़ा प्यार है, हम तरमीम करेंगे, हम अवाम के लिए काम करेंगे, लेकिन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। यू वेरी राइट। 1 साल से नौशाद साहब हाउस जो है वो नामुकम्मल है, और इसी नामुकम्मल हाउस ने पूरे 1 साल तक कानून साजी की है। इसकी अब जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई समझेगा कि इस जिम्मेदारी डालनी भी चाहिए? कुछ गड़बड़ हुई भी है, या इसको गड़बड़ ही नहीं समझा जा रहा कि हाउस नामुकम्मल रहा है पूरा साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि इखलाकी तौर पर या अदरवाइज हम जो बात कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उस तरह से तो डाली जा सकती है, लेकिन आईनी तौर पे ये कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर वहां पर अगर नशिस्तें कम हैं तो लेजिस्लेशन हो नहीं सकती, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेशन हो रही है वो होती चली जा रही है। ये जो बात कही है, पहले तो मैं जरा ये फारूकी साहब की बात को बता दूं कि वो कोट अनकोट में थी, वो जो रिटायर्ड फौजियों वाली, वो कोट अनकोट है, उसको जरा समझने की जरूरत है। वो मजीद उसको एलैबोरेट नहीं करना चाहते, उसे समझ लेना चाहिए। जो वदूद साहब ने कहा है चौथा सतून, असल में ना ये जो बाकी सारे मिलके ना सहाफियों समेत, सहाफी जरा चूंकि बोलते हैं मीडिया में सामने आते हैं, इसलिए जरा लगता है कि जैसे अलम इनके हाथ में है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। ये सारे मिलके इन्होंने चौथा सतून बनाया हुआ है, होना भी चौथा सतून सबको मिलके ही बनाना चाहिए। जो काशिफ साहब ने बात कही है ना, वो इस हद तक अहम जरूर है कि ये जो है प्राइवेट जो इनके मुताबिक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उसको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इनको मैं सिर्फ ये याद करा दूं कि एक्चुअली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसके पीछे जो मामला है ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है, और जब आपको पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसकी अहमियत जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से बहुत ज्यादा होती है, और उसके फैसले भी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को मानने पड़ते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस हाल के अंदर हम गुजार रहे हैं, ये जो कायद जो इसके इस वक्त कायद हैं, ये डार साहब की बात हुई है, ये बात फारूक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही है। अच्छा, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है ना वो बड़ी अहम है। वो साइकोलॉजी ये है कि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज बहुत है। एक इसहाक डार साहब ही हैं जो सारे काम कर सकते हैं, जिन्होंने वजीर खारजा भी होना है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होना है, उन्होंने दर्जनों कमेटियों को भी हेड करना है, और फिर आपने ये जिस तरह उन्होंने प्राइवेट जो उनकी अपनी जाती मसरूफियात है जिसमें उर्स का या वगैरह का मामला है वो तो अलग बात है, लेकिन असल मामला ये है कि ये जो डबल पोजीशंस है ना, या
3-3, 4-4 ओहदों पे विराजमान होने की जो ख्वाहिश है, या लीडरान की, ठीक जो हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये कंपल्शन आती है कि हमने सिर्फ एक ही साहब है, जो डार साहब है, चूंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं और उनसे ज्यादा लॉयल कोई हो नहीं सकता, इस वजह से उन्हें जो है ना वो हर जगह पे, चाहे शुगर पे सही हो गया, सही हो गया। मुझे टाइम कम है नौशाद साहब, और आपकी गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जी। मैं एक गुजारिश कर देखें, जो सेनेट का तस्वर है ये बुनियादी तौर पे यूनान से आया और सुकरात भी सेनेटर था। उसके बाद बरतानिया में ऐवान बाला जो है उसमें किंग जो है वो नामजद करता है लॉर्ड्स को, और फिर अमेरिका में सेनेटर्स जो बने उनका इंतखाब होता है, और ये इसलिए होता है ताकि सूबों से या छोटी रियासतों के नुमाइंदे मौजूद हों, तो जो कानून साजी हो उस पर कोई सूबा ये ना कहे कि फ़लाँ सूबे ने कानून बना। भाई इतना सारा मैं इजाफा करना चाहता हूँ। ठीक हो गया जी, कानून की बात हो रही है, सेनेट की बात हो रही है, कानून साजी की बात हो रही है, तो कुछ कानून पर अमल दरामद की भी बात कर लेते हैं। पीटीआई को ऐसा लगता है कि जी बहुत सारी जगहों पर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर पर वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ अलीमा खान को या इमरान खान की फैमिली को अपने भाई से मिलने का हक़ है, तो उनका ये हक़ छीना जा रहा है जो कि उनका कानूनी हक़ है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब इस कानूनी हक़ के छीने जाने पर अलीमा खान साहिबा एहतजाज करती हैं, तो पीटीआई के जो बाकी लोग हैं वो कहाँ होते हैं? क्यों चंद लोग ही हमें मुलाकातों पर इंसिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं? क्यों चंद लोग ही जो हैं वो प्लानिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि बानी को बाहर आना चाहिए है, और बानी पीटीआई की मुलाकातों पर ये जो सियासत हो रही है ये क्यों है? पार्टी के अपने अंदर क्यों ये सियासत हो रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हुकूमत का कहना यह है कि पीटीआई की सियासत ख़त्म हो गई है, फिर अडयाला जेल में मुलाकातों को क्यों मैनेज किया जा रहा है, जबकि सलमान अकरम राजा ये कहते दिखाई देते हैं कि हम जिनके नाम देते हैं हुकूमत उन्हें मिलने नहीं देती है, अपनी मर्ज़ी के लोग जो हैं वो अंदर भेज दिए जाते हैं। बड़ी सारी चीज़ें इन मुलाकातों को लेकर चल रही हैं। तो इन मुलाकातों के हवाले से काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि जब हुकूमत की अपनी मर्ज़ी होती है, जब हुकूमत की अपनी मंशा होती है, तो हम देखते हैं कि सुबह 7 बजे भी अडयाला जेल के दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं, और अब कई हफ्ते हो गए हैं अलीमा खान जो है वो कह रही है कि मुझे भाई से मिलने दिया जाए। कल जो कुछ हुआ वो भी सारा हमने देखा। क्यों? देखें, जेल में मुलाकात का एक ना सेट पैटर्न है। अब उसमें जब सजा याफ्ता कैदी होते हैं तो उन्होंने एक प्रोसेस तय करके ही उसकी जेल की मुलाकातें करनी है। कल की मुलाकातें नहीं हो पा रही, अलीमा खान साहिबा का एतराज़ है या बाकियों का एतराज़ है, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक अब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी अहलिया मोहतरमा की जितनी मुलाकातें हुई हैं, मेरे ख्याल है इतनी मुलाकातें किसी कैदी के अडयाला जेल में नहीं हुई होंगी। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मुलाकातें चूँकि स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। अच्छा, अब मुलाकातें करवा भी लें, चीज़ें करवा भी लें, उसके बाद आपका हल क्या है? हल ये है कि कल अलीमा खान साहिबा और उनकी 2 बहनें मुलाकात के लिए गई। उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात नहीं होगी तो हम वहाँ पे धरना देंगे, और मुराद सईद साहब ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया कि आप सारे लोग जाएं, जाके उनके साथ धरना देते हैं। आप मुझे बताइए, कल उन बहनों के साथ कितने पार्लियामेंटेरियंस थे? क्यों सूबाई एमपीज़ में खड़े हुए? जंगल में खड़ी रही? क्यों एमएनएस, कितने एमएनएस साथ गए? एक इंतहाई बुजुर्ग सियासतदान मियां अजहर साहब, उनको वो ज़ख्मी भी हुए, वो वहाँ पहुँचे, कुछ और लोग पहुँचे, लेकिन जितनी तादाद उनकी यहाँ पे बेनिफिशरी बैठी हुई है पार्लिमान में, सेनेट में, क्यों नहीं गए? ये सारे इमरान खान के नाम पे वोट लेके मौजें कर रहे हैं। जितने बाहर ये सारे, इनसे आप बात करें ना, मीडिया पर लड़ते आपस में दिखाई देते हैं। मैं कहता हूँ जी, आप इनसे बात करें तो ये छत को लगेंगे। इनका दिल करेगा कि कल जाके हम अडयाला जेल की सलाखें तोड़ के इमरान खान साहब को हार पहना के बाहर ले आए, लेकिन जब इनको कहें कि जाएं अडयाला जेल में जाके बहनों के साथ खड़े हो, तो किसी को बीमारी याद आ जाएगी, किसी को कोई एंगेजमेंट याद आ जाएगी, किसी को मीटिंग याद आ जाएगी। क्यों नहीं उनकी बहनों के साथ जाए खड़े हुए? क्यों ये बात जो आज से नहीं 2 महीने से पीटीआई के अंदर चल रही है कि भाई अगर वो मुलाकात नहीं करा देते आप जाके वहाँ पे सिट इन कर दे पुरअमन तौर पे? ज़रूरी है हर चीज़ पे तशद्दुद किया जाए, लेकिन क्यों उनके साथ लोग नहीं निकले? ये जवाब उनको देना है जो आस्तीने चढ़ा के कहते हैं कि बानी के लिए हम ये कश्त खून के दरिया अबूर कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्यों ये साथ निकले? इसकी वजह सिर्फ एक है, वजह ये है कि जितने कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान, मैं पहली दफ़ा ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पे आए हालिया इलेक्शन में मुंतखब होके, इनमें से कोई 10-20% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं हुक नहीं होंगे, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अदरवाइज 70-80% लोग कहीं ना कहीं हुक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, कहीं ना कहीं से लाइन ले रहे हैं और उस मामले आगे चला रहे हैं। ऐसे ही है जैसे काशिफ साहब फरमा रहे हैं। यही वजह है कि कोई एहतजाज के लिए उस तरह से बाहर निकलता दिखाई नहीं देता है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है सारी चीज को लेकर। आपकी जिंदगी में कितने ऐसे मौके हैं जिसमें आपने मुझे काशिफ रफीक से इख्तलाफ करते हुए देखा है? एक या काशिफ रफीक एक बड़ा आदमी है,
और इसका टेलीफोन जो है वो हर आदमी की एक्सेस में नहीं होता, तो बड़े आदमी की बात से इख्तलाफ नहीं किया करते। बात सिर्फ इतनी है कि इस बारे में आज काशिफ साहब को ख्याल आया कि ये 80-90% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज हैं। जो आज भी सर, मैं पहले भी लोग हैं- कहता रहा हूँ। नहीं, आपने कहा आज, मैं पहली दफा कह रहा हूँ। आप अपने अल्फाज, आप अगर इसको दोबारा सुनेंगे जब ठीक हो प्रोग्राम, गया। तो जी जी। आपने यही कहा है कि आज मैं ये पहली दफा कह रहा हूँ कि 80-90% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज हैं। अच्छा, कंप्रोमाइज जो है ये मतलब पॉलिटिकल एंटिटी जो है हमारी, वो उसका यही एक अलमिया रहा है शुरू से कि हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, मसूलों की सियासत नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल फाइबर है वो पावर ड्रिवन है। हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं, इक़्तिदार तक पहुंचने की, काम लेने की, पैसे बनाने की एक हवस है जिसके तहत ये सारा निज़ाम हम चलाते हैं। हमारे इस पूरे सिस्टम का मतलब कभी भी आवाम को फलाह बहबूद या उसकी ज़िंदगी आसान करना नहीं रहा। तो इस फ्लॉ की वजह से लोग जो है वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन मेरा ख्याल 80-90% ज़्यादा है। मुझे लगता है कि 10-15% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज होंगे और 70-80% लोग जो हैं वो होंगे जो कंप्रोमाइज नहीं होंगे। लेकिन जाहिर है कि हर आदमी एक जो आम जिंदगी गुजारता है उसके लिए ये मसला है कि उसके घर में अगर आप चाहते हैं कि दरवाजे तोड़े जाएं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं करता। लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी किसी सूरत हाल से बचा जा सके। शहजाद साहब, और आगे बढ़ना है मेरे आगे बढ़ना है मुझे। आप ये कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर एक खौफ जो है वो तारी है और ये खौफ तारी किया गया है, लोगों को डराया गया है, माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है। नौशाद साहब, लोग बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे। लेकिन इसी दौरान सलमान अकरम राजा एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जी काश पार्टी के जिम्मेदारान जो हैं वो अतात गुजारी न करते और इमरान खान की बहनों जैसा किरदार अदा करते। तो इससे ऐसा लगता है कि खौफ तो अपनी जगह कुछ लोगों में होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो कहीं और, जिस तरह से अभी काशिफ साहब ने कहा कि कहीं और एंगेज हैं, इसलिए नहीं आते बाहर। अच्छा, ये जो मामला है ना, ये अडयाला जेल में मुलाकातों का, अगर मैं कहीं कोई थोड़ा सा गलत हूं तो काशिफ साहब उसकी तस्दीक कर दें। मुझे याद पड़ता है जो हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो फहरिस्तें तैयार करेंगे और वो जो है अडयाला जेल में मुलाकातें कराएंगे, जो आखिरी मेरी याद के मुताबिक मुझे जो याद आ रहा है। तो मेरी नज़र में जो लिस्ट फहरिस्त दी है उसमें अलीमा खान साहिबा का नाम अगर नहीं था तो उसकी जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा साहब पर आती है, ना कि किसी और पे आती है। दो बहनों जो उनके साथ थी उनको मुलाकात के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि नहीं, अलीमा खान साहिबा भी मुलाकात के लिए जाएं। ये मेरी अब तक की इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली, अगर इसके अंदर कोई काशिफ साहब समझें कोई गलत चीज़ है तो मुझे मेरी तस्दीक कर दें। अब मामला ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो पीटीआई की अपनी डिवाइड है उसकी वजह से भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। और जो जेल में मुलाकात है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये भी होता है कि जो कैदी है उसकी कंसेंट भी ली जाती है। आपको याद होगा वो फवाद चौधरी साहब के भाई भी उनका भी एक आपके सामने आया था कि वो वहां पे चीख चिल्ला रहे थे और वहां पे पुलिस वालों के ऊपर से चढ़ाई कर रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह का मामला। और तीसरी बात एक बड़ी मजे की, वदूद साहब को याद होगा ARD के जमाने में हमारे एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, वो ना पता क्या किया करते थे, जब बंदे पकड़े जाने लगते थे ना, जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो जब बिल्कुल जो ये पुलिस की वैन चलने लगती थी ना, वो फटाफट भाग के खड़े होते थे। खड़े होकर उन्होंने अपने ना कुछ साथियों को वो जो कैमरामैन है उनको पैसे वैसे दिए होते थे, मामला सेटल किए होते थे और वो तस्वीर खींचते थे। सुबह अखबारात में वो तस्वीर होती थी और 2 घंटे बाद उन्हीं से उनकी आपकी मुलाकात जो है ना, उस वाकये के 2-3 घंटे बाद कहीं पे भी आप उनको मिल लेते थे चाय शाय के ऊपर। तो वो सिर्फ तस्वीर खिंचाने की हद तक है। तो ये जो कुछ कल वाली इस सारी सिचुएशन पर भी इल्जाम लगाया गया नौशाद साहब कि ये जानबूझ के लोग जो हैं ये गाड़ी में बैठ गए और लाइक इस तरह से हुआ, पुलिस तो उन्हें अरेस्ट करना ही नहीं चाहती थी। वदूद साहब, आपका जिक्र किया नौशाद साहब ने अपनी गुफ्तगू में कि आप बता सकते हैं कि इससे पहले कहाँ कहाँ ऐसे मामलात होते रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में। तो हम भी ज़रूर चाहेंगे कि ये पहली दफ़ा ज़ाहिर है क्योंकि अब आप सीनियर हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। हम तो अपने सारे छोटा सा मुख्तसर सा जो करियर है उसमें पहली दफ़ा देख रहे हैं कि किसी एक लीडर की अपनी बहनें और उसकी अपनी फैमिली जो है उसके मिलने पे इतनी कदगने, फिर इस कोर्ट चले जाएं, फिर उस कोर्ट चले जाएं, उसके बावजूद मुलाकातें ना हो रही हैं। और फिर उसी लीडर से मिलने के लिए रात के वक्त भी दरवाजे खुलते हैं, सहरी में भी खुलते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी खुल जाते हैं। कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आसमा इकबाल साहब। देखिए, इस हवाले से मैं 2 बातें करूँगा। जी सर। पहले तो जो हमारे 3
पैनल के दोस्तों ने बात की 100% दुरुस्त है। मैं उसमें इतनी तरमीम करना चाहूँगा कि 99% वर्कर इमरान खान के साथ मुखलिस है, लेकिन जो साहिब ऐवान हैं, सेनेट में है, सूबाई असम्बली में, उनमें 90% लोग जो है वो नहीं है, कंप्रोमाइज़ हैं। वो इमरान खान के साथ दिल के साथ नहीं है। खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है। वो कहते हैं कि फ़लाँ माल बना रहा है तो हम भी माल बनाएं, हम क्यों जेल जाएं। तो इनकी गुफ्तगू तीनों की बिल्कुल 100% ठीक है। दूसरी तरफ देखें, यूसुफ गिलानी साहब जेल थे तो हम उन्हें मिलने जाते तो 50-40 आदमी मिलते थे। आसफ जरदारी साहब जेल थे तो 100-150 आदमी उनको मिलने जाता था, कुर्सियाँ बाकायदा रखी होती। ये हुकूमत के साथ कोई बारीक वारदात कर रहा है। अगर इमरान खान को लोगों को मिलने दे जैसे तो क्या होता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन खबर छपेगी, बार बार वही खबर बताएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो तासर पहले लीड बनेगी, फिर 2 कालमी, फिर सिंगल कालमी खबर आ जाएगी। लिहाजा हुकूमत के साथ भी कोई वारदात कर रहा है कि फ़लाँ को मिलने न दो, फ़लाँ को ना मिलने दो, तो इसकी बुनियाद पर वीडियो भी खड़ा होता है, हाइप बनी रहती है। तो हुकूमत के साथ भी वारदात है। लेकिन जो बंदे साहिब इक़्तिदार और इख्तियार इक़्तिदार में इमरान खान के साथ थे, वो फैज़ हमीद साहब ने लगाए थे, वो पहले ही भाग गए। उसके बाद लोगों ने खाली जगह देखी, फिल इन ब्लैक्स करने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच गए। अब वो भी इक़्तिदार और इख्तियार के लिए वर्कर मुखलिस है, जितने परसेंट भी है, लेकिन उनमें 99% इमरान के साथ खड़ा है। लेकिन जो पार्लियामेंट में पहुँच गए, सेनेट में है, कौमी असम्बली में है, सूबाई असम्बली, वो 99% जो है वो कंप्रोमाइज़ है। ठीक हो गया। आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम मौजू पर भी हमने बात कर ली। अहम इसलिए कि वही जैसे कुरैशी साहब ने नाज़रीन फरमाया कि ये मौजू चूँकि रोज़ाना ही डिस्कस हो रहा होता है, मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, मुलाकात हो रही है, वही इन वाली बात कि अगर ये सारी चीज़ें एक मामूल के मुताबिक हो जाएं तो शायद ये फिर वो 2 कॉलमी जो है वो खबर ही रह जाएगी। बहरहाल जी, एक और ख़बर पिछले दिनों हमारे सामने आई है, और ये खबर सियासत के मैदान से नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी तिब के मैदान से। वैसे तो तिब के भी नहीं हैं, चलें जो लोग बाहर जॉब्स के लिए जाते हैं उस हवाले से मैं बताया गया जी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने, PMDC ने ये बताया जी, और बड़ी खुशी से ये हमें बताया गया कि 1661 डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका में सेटल हो गए हैं। अब ये नहीं पता चल रहा कि इस पर हमें खुश होना है, इस पर हमें मिठाइयाँ बांटनी हैं, या इस पर हमें कोई सोच विचार करने की ज़रूरत है। 849 डॉक्टर्स जो हमारे पास आदाद शुमार पहुँचे हैं वो सिर्फ इस साल में गए हैं। आज अप्रैल के इस महीने में जब मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ 2025 में 849 डॉक्टर्स जो हैं, 849 डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। ये डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, या वहाँ उन्हें ज़्यादा मराहत मिल रही हैं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के। वेलकम बैक जी। शो में अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान में डॉक्टर बनने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो यहाँ पर डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ के लोगों को सर्व करना पसंद नहीं करते हैं, और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और वहाँ जाकर सकूनत इख्तियार कर लेते हैं, वहाँ की शहरियत भी ले लेते हैं। और ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन चूँकि हम हेल्थ के हवाले से बात करें, डॉक्टर्स के हवाले से बात करें, तो हेल्थ केयर पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान खान साहब ने इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम सलाम आसमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू जी, टाइम निकाला आपने। डॉक्टर साहब बस मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि अब हमने इस खबर को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि PMDC की तरफ से तो ये कहा गया कि जी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे लोगों पर इतना एतमाद किया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स की इतनी डिमांड बढ़ गई है। इस पर हम खुशी मनाएं, या फिर हम ये सोचें कि हमारे डॉक्टर्स को मुल्क के अंदर इतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, ये तो PMDC का अपना एक पर्सपेक्टिव है। आई बिलीव कि देखिए, जो भी आपका जो टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये डेफिनेटली हमारे मुल्क के लिए तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और होना भी चाहिए इदारों के लिए भी, जो मॉनिटरिंग बॉडीज हैं उनके लिए, जो रजिस्टरिंग बॉडीज हैं उनके लिए। आई बिलीव द रीजन इज वेरी ऑब्वियस जी। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जॉब्स है, और उसके बाद जो पे बैक होता है। सेकेंडली जो है वो कैरियर बिल्डिंग भी है, कि अभी अगर आप देखें तो हज़ारों लोग जो हैं वो जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, हज़ारों डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसमें चूंकि पब्लिक सेक्टर में कोई भी जो सर्विस कमीशंस हैं, जब उनकी तरफ से सीट्स आती हैं वो चंद 100 सीट्स होती हैं और हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं। और अगर आप ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान देखें तो उसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी डोमिनेट कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और उनके साथ टीचिंग हॉस्पिटल्स, एसोसिएटेड जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करें तो मेडिकल ऑफिसर जो है, आफ्टर स्टडिंग द मोस्ट डिफिकल्ट एकेडमिक कोर्स इन द वर्ल्ड,
जब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाता है तो ही इज गेटिंग 45 to 50,000 पर मंथ, जो किसी भी तरह से वो पे बैक नहीं है। और किसी भी तरह से वो, अगर मैं कहूँ कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए अगर उसको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो वो भी इस पे के अंदर वो उनको मैनेज नहीं कर सकता। सेकेंडली, जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जैसे एलोकेशंस होती हैं सीट्स की, तो उसमें जो डेमोग्राफिक्स होती हैं बंदे की, जो एप्लीकेंट्स होता है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और मेरी पोस्टिंग हो जाएगी किसी और तहसील या डिस्ट्रिक्ट में, और इतनी कम पे में फिर एक इंडिपेंडेंटली लाइक अपने शहर में होते हैं तो आपके अपना घर होता है, तो किस तरह से फाइनेंसेस जो है मैनेज हो जाते हैं। वंस यू आर डिस्प्लेस्ड टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट और तहसील, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जाहिर है उसके अंदर फिर अटेंडेंस की भी इश्यूज आते हैं, उसके अंदर फिर कंटिन्यूएशन जो होती है उस तरह से नहीं हो सकती जॉब्स के अंदर। और फिर तो आई बिलीव एक बड़ी सीरियस जो है वो पॉलिसी चेंज की जरूरत है। वी नीड हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स। मैं इसी पॉलिसी पे आपकी तरफ जब दोबारा आऊंगी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब हम खुद भी जाते हैं बहुत बार, तो हमें ये बताया जाता है कि जी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, खासतौर पे यंग डॉक्टर्स, वो ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो 48-48 घंटे काम कर रहे हैं, 4-4 दिन मुसलसल हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, इसलिए फिर बदमज़गी के जो वाक़यात हैं पेशेंट्स के साथ वो भी होते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हेल्थ पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ भी मेरे ख्याल में उसी के अंडर आती है, और उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेहतरी तो लानी पड़ेगी। ऐसा दिखाई देता है कि यंग डॉक्टर्स जो बहुत दफ़ा मुतालिबात करते हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। काशिफ साहब, देखिए असमा साहिबा, 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ का शोबा जो है वो सूबों में पास चला गया। अब सूबे जो हैं वो अपनी पॉलिसी लेके चलते हैं, मरकज़ जो है उसके बाद सिर्फ इस्लामाबाद है, उसकी अपनी एक पॉलिसी का चीज़ों चल रही होती है। सो इस सारे सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती है वो डॉक्टर साहबान से भी ज़्यादा उनके वालदैन के साथ है कि उनके वालदैन एक पैसा लगाते हैं, एक काम करते हैं, एक एनर्जी लगाते हैं, उनकी होप होती है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर बनेंगे, और उसके बाद हालत ये है कि ये तो सिर्फ आप इधर की बात करें, जो बच्चे बच्चियाँ चाइना से या दूसरे मुल्कों से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, उनके यहाँ पे PMDC टेस्ट होते हैं। PMDC टेस्ट पास करने के बाद उनको हाउस जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो विदाउट पे मिलती है। आप मुझे बताएं कि वो वालदैन जिन्होंने अपने बच्चों के कैरियर को जो सा यहाँ तक लेके आए हैं, उनको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है, तो कल वो कैसे मोटिवेट होंगे। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब के पास जब दोबारा जाए तो डॉक्टर साहब मुझे इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। डॉक्टर्स का तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं, इसके अलावा जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो नर्सिस का शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में और जिसकी डिमांड है दुनिया में, ये एक ऐसा शोबा है कि अगर हम इस पे एक मजबूत पॉलिसी बना लें तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन जो हम कर सकते हैं, वहाँ बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे हम अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन की लैक है, किसी की प्रायोरिटी नहीं है, हर बंदा जो सा वो अपनी अपनी एक डेढ़ की मस्जिद बना के लगा हुआ है। अगर हेल्थ के शोबे को हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत चला लें तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान में बेतहाशा ज़र मुबादला लाने का बाइस भी बन सकता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। काशिफ साहब ने कहा कि उन पेरेंट्स के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। चले कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा भी हो जाता है जब उनकी डॉक्टर बनने के बाद औलाद बाहर चली जाती है। ये मुझे ये लगता है कि ये नौशाद साहब ज़्यादा हमारा नुकसान होता है, हम लोग जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होते। नहीं, मैं काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब की बात से भी और काशिफ की बात से भी एग्री करता हूँ। सर थोड़ा सा मेरी बात से भी कर लें। नहीं, वो इसलिए है कि अगर आप ये देखें कि हजारों की तादाद में डॉक्टर, मतलब सिंध से 5000 डॉक्टर, यहाँ पे पंजाब से भी आप इसी तरह अंदाजा लगा लीजिए, हर साल जो है वो डॉक्टर जो डिग्रीज ले रहे हैं, उन बेचारों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब ये देखिए जो बात कही जा रही है कि ये एक लाखों की फीसें हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं तो वो जो उनकी फीसें हैं अगर वो आप सुन लें तो मेरे तो कम से कम मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने जब सुना कि सेमेस्टर जो है वो 25-25 लाख रुपए का सेमेस्टर हो रहा है और पता नहीं किस तरह करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बन रहा है, तो फिर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो किसी ना किसी तरीके से सेटल हो। और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह नहीं है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी है। और ये आप नर्सेस की बात कर रहे हैं तो ये तो लाखों की तादाद में कम है, लेकिन चूंकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है इसलिए वो चले जाते हैं। जो 1000 डॉक्टर गए हैं, जब आप इनकी बात करते हैं तो मेरी नजर में अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास 36-40 हजार डॉक्टर अगर बेरोजगार है और 1000 डॉक्टर यहां से चले गए हैं तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर होगा।
बेहतर होगा कि आपके पास यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और वो लोग बाहर जाकर भी सर्व करेंगे और ज़र मुबादला भी आएगा। ठीक हो गया शहजाद साहब, मैं बहुत माजरत नौशाद साहब, वक्त मेरे पास कम है। शहजाद साहब आप मुझे बता दीजिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि जी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको तो जगह नहीं मिलती है कि वो कहाँ जाएँ, कहाँ पर काम करें, हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी वैकेंसीज शायद नहीं हैं। देहात के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज सर होती हैं, बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये लोग वहाँ जाने से साफ इनकार कर देते हैं। शहजाद साहब अच्छा देखिए, मैं दोनों पहलू आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूँ। जी, पहली सर। बात यह है कि जब जिस जमाने में हम मैट्रिक पढ़ा करते थे, एफए किया करते थे, एफएससी किया करते थे, तो वो जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करते थे तो उनके इंटरव्यूज हम बड़े शौक से पढ़ते थे अखबारात में। वो कहते थे कि मैं बड़ा होकर दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगा और डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद चूंकि इंसानियत सुखी हो गई तो फिर दुखी इंसानियत की खिदमत की जरूरत ना रही, ये एक कारोबार बन गया। हमने प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले कर दिया तालीम का मामला, और उसके बाद वहां से धड़ाधड़ वो लोग भी डॉक्टर बनने लगे जो कि डॉक्टर नहीं बन सकते थे। दूसरी बात यह है कि हमारी तरजीहात कौमी सतह पर ठीक नहीं है। हमने अपने टोटल बजट का जो कितना 2% 2.5% से ऊपर हमने कभी सेहत पर लगाया नहीं। सेहत हमारी कभी उस तरह से मतलब तरजीहात में रहा नहीं है। हमारा 100 सवा 100 मतलब हर 100 सवा 100 बंदा जो है उसके ऊपर ना कोई डॉक्टर होता है ना कोई नर्स होती है। अगर ऑन एवरेज आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो हजारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो अनअटेंडेंट होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपसे सिर्फ एक फिक्रा कह दूं जी सर, कि यहाँ पे जो लोग काम के हैं उनकी जानों को खतरा होता है। यहाँ पे जो लोग ठीक अपना नाम बना लेते हैं, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल, फिर रोजगार की सूरत-ए-हाल। आज का मैं आपको एक फिक्रा मैं कह दूं कि आज मेरे घर को मेहमान आए थे, उन्होंने जाना था जर्मनी एम्बेसी में अपने इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि शटल सर्विस में आज 4 बसें जो हैं वो पहले अमेरिका के लिए रवाना हुई हैं, तो उसके बाद बाकी तमाम ममालिक के लिए एक बस बनी है। तो ये सूरत हाल है जिस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं। वदूद साहब आई एम रियली सॉरी, टाइम आपके लिए कम बचा है, शहजाद साहब ले गए हैं सारा आपके हिस्से का टाइम। सर ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि अस्पताल में चले जाएं तो कहा जाता है कि जी डॉक्टर नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, इतने इतने घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं, और अभी बाकी साहिबान जो बात कर रहे थे वो कह रहे हैं जी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। असल मामला क्या है सर? देखें 80 की दहाई तक जितने डॉक्टर MBBS करते थे उन पर लाजमी था कि वो 3 साल और 4 साल आर्मी की नौकरी करें। फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज जब बन गए तो उनका मयार बेहतर हो गया। अब लोग कोशिश करते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिले, वो नहीं। दूसरी बात यह है कि एक वार्ड में 3 नर्सें एक टाइम चाहिए होती हैं, एक वार्ड में 9 नर्सें चाहिए होती हैं, जबकि 5 वार्डों में 1 या 2 डॉक्टर काफ़ी होते हैं। नर्सों की सबसे ज़्यादा सारी दुनिया में कमी है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी है, लेकिन डॉक्टर्स को वो सहूलत उस तरह नहीं दी जाती। वो हाउस जॉब करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, और ख़ास कर यह है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को कहीं बाहर नौकरी करने की परमिशन नहीं है। ये कानून मरकज़ में भी मौजूद है, सूबे में मौजूद है, लेकिन तमाम जो है वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। इवन अब तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के भी लोग जो है वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। एक तो इस सूरत हाल को अगर रोकते तो बेहतर। दूसरा 18वीं तरमीम में सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि तालीम और सेहत सारी दुनिया में जो है मरकज़ का शोबा होता है, मरकज़ के ज़रिए इख्तियार होता है। ये सुबह जी मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। हमारे पैनल में जो लोग मौजूद थे माहिरीन, उनकी राय तो आपने सुनी है, तज्जिया उनका आपने जाना है। अब आप चूंकि एक्सपर्ट हैं हेल्थ केयर पॉलिसी को लेकर, तो मैं चाहूँगी कि आप क्या ऐसी तजावीज़ समझते हैं, जैसे आपने कहा कि जी हेल्थ पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, क्या ऐसी तब्दीलियाँ हो सकती हैं फौरी तौर पर कि हमारे अस्पतालों के अंदर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके, डॉक्टर्स का ये शिकवा ख़त्म हो सके कि उनको फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं मिल रही हैं, या उस तरह से उनको जैसे बाहर उनको सैलरीज मिल रही हैं वो मिल सकें, और फिर उनको जॉब्स भी मिल सकें? सर जी अस्मा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई सारे लर्नर्ड लोगों को सुन के जी। और नर्सिंग की शॉर्टेज के हवाले से डेफिनेटली पूरी दुनिया में है, बल्कि अभी US की कुछ स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क और एक और स्टेट ने यहाँ तक किया है कि जो लोग नर्सेस होंगी फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको वो ले रहे हैं और 1 साल का कोर्स करवाएंगे और दे विल एक्चुअली फैसिलिटेट देम देयर। अभी जो आपने पॉलिसी की बात की, देखिए एक मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम इन US जी। मैंने US में पढ़ा भी हूं और काम भी किया है फॉर अबाउट 13 इयर्स। तो आई कैन टेल यू दिस कि इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है, जहां पे आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, DHQs हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप प्रॉपरली इन चीजों को यूटिलाइज करें। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है फोकस करे प्रिवेंटिव पे, और उसके लिए
अभी अगर आप रूरल की बात करते हैं तो 60% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो जो है वो रूरल एरियाज में है। और रूरल एरियाज में डॉक्टर जाके काम इसलिए नहीं करता कि अगर मैं रूरल एरिया में शिफ्ट हो जाऊंगा, किसी बेसिक हेल्थ यूनिट या आरएच पे काम करूंगा, तो वहां पे स्कूल्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल के अंदर भेज सकूं। और आपको प्रॉपरली अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बेसिक हेल्थ यूनिट्स को क्लब करना पड़ेगा, फिर आरएचसीज को फिर आपको जो है वो वहाँ पे अपडेशन होनी चाहिए, वहाँ पे स्पेशलिटीज होनी चाहिए। आपका पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो हेल्थ केयर का, जहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाए। और डॉक्टर्स के हवाले से जब तक कि आप प्राइवेट सेक्टर को बाउंड नहीं करेंगे कि इतने, अब एक जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ अभी करंटली इन फैसलाबाद, यहाँ पे 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 6 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं दे एक्चुअली प्रोड्यूस मोर देन 800 डॉक्टर्स एवरी ईयर, और वो उनको उनके ही हॉस्पिटल्स में जॉब नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट को चाहिए, पीएमडीसी को कम से कम ये रेगुलेट जरूर कर दे कि उनको बाउंड करे कि अपने जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं वहां पे उनको जॉब्स दें। अब यहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो 60% लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, और ये तकरीबन 5 साल सही हो गया। 4-5 यानी साल डॉक्टर साहब अभी तक जो आपकी गुफ्तगू से हम ये समझे, हम रियली सॉरी टाइम मेरे पास इस सेगमेंट का बहुत कम था, हम जो समझ पाए वो यही है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो मैं अपनी एक अदना सी राय कि कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स उन लोगों के बढ़ाए जाने चाहिए जिनको आप मजबूर कर रहे होते हैं कि वो देही इलाकों में जाकर काम करें। ये भी बड़ा ज़रूरी है। I'm so sorry, I just need to add one sentence please, कि देखिए it's not always incentive जी। आपको हमारा जो एडहॉक बेसिस के ऊपर हमारी पॉलिसीज चल रही होती है ना, एडहॉक बेसिस के ऊपर एज पर नीड, इनको रिवाइज करके हमें अगले 20-25 साल की पॉलिसीज को बनाना चाहिए। हमारे करंट जो रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर करें, डिजीज ट्रेंड देखें, लोगों का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर देखें, और फिर आप 25 इयर्स की प्लानिंग करें। ये बात हम अक्सर अपने शोज में कर रहे होते हैं कि जो पॉलिसीज हैं जिस भी शोबे को लेकर आप बनाएं उनमें एक तसलसल ज़रूर दिखाई देना चाहिए, तभी वो एक मेरे ख्याल में जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई होती है उसमें कोई कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, काशिफ रफ़ीक साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे। आपका वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।